हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तापमान एवं उसका वितरण। देखिए, तापमान एवं उसका वितरण जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि तापमान की जो बढ़ोतरी होती है और घटता है, या ठंडा होती है, गर्म होती है, इन किन किन कारकों पर जो है डिपेंड करता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और एक पहलू को जो है यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि तापमान और उसका वितरण किस प्रकार होता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को गर्म करती है, जबकि तापमान किसी वस्तु में ऊष्मा की तीव्रता को माप है। यानी तापमान जो है ऊष्मा की तीव्रता की माप है, लेकिन ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को गर्म करती है। यद्यपि ऊष्मा और तापमान दो अलग अलग पहलू हैं, तो ये आपको शायद पहली बार पता होगा कि ऊष्मा और तापमान दो अलग अलग पहलू हैं। अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं तो हमें पता लगेगा कि इन दोनों के बीच बहुत निकट का संबंध है। जब किसी वस्तु में ऊष्मा की वृद्धि या कमी होती है तो उस वस्तु का तापमान भी क्रमशः बढ़ या घट जाता है, क्योंकि ऊष्मा अगर घटेगी तो तापमान भी घटेगी या बढ़ेगी। जनरल सी बात है, कोई वस्तु अगर हॉट है तो तापमान उच्च है, अगर वो कोल्ड है तो तापमान नीचे है, यानी घट गई है। तो इसके जो है अतिरिक्त तापमान का अंतर ऊष्मा के प्रभाव की दिशा भी निर्धारित करती है कि जो चीज़ होती है ऊष्मा ही निर्धारित करती है कि वो किस दिशा को जो है अपने आप को ले जाएगी। और इस बात की जानकारी तापमान के वितरण का अध्ययन करके ही हमें पता लग सकता है। तो चलिए तापमान के जो है देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर रूप दिखाया गया है। तो हमारे समक्ष आता है तापमान का क्षैतिज एवं ऊर्ध्व वितरण दोनों ही बदलते रहते हैं। अंततः तापमान के वितरण का अध्ययन नीचे दो रूपों में किया जाएगा, यानी तापमान का क्षैतिज वितरण और तापमान का ऊर्ध्व वितरण, यानी दो ही टाइप से जो है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि तापमान का क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार जो है तापमान इसमें निर्भर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम जानते हैं विस्तार से कि तापमान का क्षैतिज वितरण क्या करके दिखाता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है तापमान का क्षैतिज वितरण, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं तापमान के क्षैतिज वितरण किस प्रकार से है। देखिए, जो बच्चे भूगोल ले रखे हैं, ज्योग्राफी जिनमें है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है उनके लिए। कहते हैं पृथ्वी की सतह पर जो है अक्षांश और देशांत रेखाओं के आर पार तापमान का वितरण को तापमान का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। यानी आप समझ गए होंगे, पृथ्वी की सतह पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आर पार तापमान के वितरण को हम क्या कहते हैं? तापमान का क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो आप जानते ही होंगे कि अक्षांश और देशांत क्या होती है। और इस वितरण को मानचित्र में जो है समताप रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, यानी समताप रेखाओं द्वारा हम जो है इसको दर्शाने की कोशिश करते हैं मानचित्र पर। कहते हैं समताप रेखा मानचित्र पर जो है खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो है मध्य समुद्र तल पर उतारे गए सामान्य तापमान वाले स्थानों से मिलती है। यानी इस बात को आप क्लियरिटी से समझ गए होंगे कि समताप रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है जो हम कल्पना करके खींच लेते हैं और उसी से जो है हम मध्य समुद्र तल पर उतरे गए सामान्य तापमान वाले स्थानों से मिलाने की कोशिश करते हैं। यदि आप तापमान के वितरण को दर्शाने वाले समताप रेखाओं को मानचित्र द्वारा अध्ययन करते हैं तो आपको ये बात साफ ज्ञात होगा कि पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण सामान्य नहीं है। और ये सभी जानते हैं, जो भी भूगोल के स्टूडेंट हैं सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण सामान्य नहीं है। और ये साधारण व्यक्ति भी जानता है कि कहीं टेम्परेचर अलग होता है तो कहीं टेम्परेचर अलग होता है, यानी पृथ्वी पर तापमान का जो है वितरण सामान्य नहीं होता है। तापमान के असामान्य वितरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत रोचक रहेगा कि तापमान के असामान्य वितरण के लिए उत्तरदायी कारक होता है अक्षांश, स्थल और जल की विषमता, उच्च वायु ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, पवनें, वनस्पति आवरण, मिट्टी की प्राकृतिक और भूमि की ढाल एवं अभिमुखता। तो इसी पे जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं कि जो तापमान के असामान्य वितरण के उत्तरदायी कारक, यानी ये कारक जो 8 कारक हैं उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अक्षांश। देखिए, अक्षांश आपने सूर्य ताप के अंतर्गत पहले ही पढ़ लिया है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें का जो है आयतन कोण छोटा होता चला जाता है।
यानी आयतन कोण जो होता है दोस्तों छोटा हो जाता है। जब हम पृष्ठ से ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य किरणें का आयतन छोटा हो जाता है, और आयतन कोण जितना बड़ा होगा उतना ही उच्च तापमान भी होगा। यानी आयतन कोण जितना अधिक बड़ा होगा उतना ही उच्च तापमान होगा, और इसके विपरीत छोटे आयतन कोण के कारण तापमान नीचे होते हैं। और इस सिद्धांत के आधार पर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च तापमान पाए जाते हैं, और ध्रुव पर वर्षा के अधिक भाग में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहते हैं। तो ये शायद आपको पहले पता ना हो कि सिद्धांत के आधार पर अगर देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है उच्च तापमान पाए जाते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च तापमान पाए जाते हैं, और ध्रुव पर वर्ष के अधिकतर भाग में जो तापमान होता है हिमांक बिंदु से नीचे, यानी जो है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्थल और जल की विषमता। देखिए, स्थल और जल की विषमताओं के कारण भी टेम्परेचर में जो है उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलता है, जो कि एक कारक है। स्थल और जल की विषमता के तापमान के वितरण पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। दिन सूर्य के प्रकाश में स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा सीधे और अधिक गर्म हो जाता है, और यह रात में भी शीघ्र और अधिक ठंडा हो जाता है। और इसका जो है आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जो है डिजर्ट एरिया का अंतर्गत, यानी राजस्थान में ऐसे ही देखने को मिलता है हमें उतार चढ़ाव। और दिन के समय विशुद्ध ऊंचे तापमान स्थल भाग पर पाए जाते हैं, और रात के समय जल भाग पर। इसी प्रकार तापमान के वितरण को ऋतुओं के अनुसार भी विभिन्नता मिलती है। यानी जैसा ऋतु होता है उसी प्रकार जो है उसके तापमान में विभिन्नता हमें देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में महासागरों की अपेक्षा जो है महाद्वीपों में उच्च तापमान मिलते हैं, और शीत ऋतु में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों पर उच्च तापमान पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये विभिन्नताएं जो है ऋतुओं के अंतर्गत ये पाया जाता है। स्थल और जल के बीच तापमान के बहुत बड़ी विषमता होने के बावजूद भी अलग अलग प्रकार के भूभागों के भी गर्म होने की दर अलग अलग ही होता है। हिम से ढका ध्रुवीय भाग बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि वह सौर ऊर्जा का अधिकतर भाग जो है परिवर्तित कर देती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। वनस्पति से ढका भूभाग ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि जितना वनस्पति रहेगा उतना ही टेम्परेचर कम रहने की जो है चांसेस रहता है, क्योंकि सूर्य ताप के अधिक मात्रा पौधे में से जल को जो है वाष्पित करने में खर्च हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर जो है कम जाता है, जो कि काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शा रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उच्चवाच एवं ऊंचाई। देखिए, ऊंचाई भी जो है तापमान को घटाने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं पर्वत पठार और मैदान जैसे उच्चवाच लक्षण तापमान के वितरण को नियंत्रित करते हैं, और पवनों के प्रभाव में जो है पर्वत जो है अवरोध का कार्य भी करता है। हिमालय जो है पर्वतमाला शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को जो है रोककर भारत के तापमान को नीचे गिराने से रोक देती है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि हिमालय पर्वतमाला शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को जो है रोक लेती है, और भारत तापमान को नीचे गिरने से रोकती ही है। ठीक है, तभी जो है भारत का तापमान इतना नीचे नहीं गिर पाती है, क्योंकि हमारे लिए हिमालय जो है एक जो है बैरियर का काम कर रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात। और इसी कारण शीत ऋतु में जो है देखा जाए कोलकाता उतना ठंडा नहीं होता है जितना जो है कैंटन में चीन, यद्यपि दोनों जगह एक ही अक्षांश वृत्त पर स्थित है। देखिए, कलकत्ता हो जो कि भारत में स्थित हो, या बायोगोजो है जो कि कैंटन चीन में स्थित है, दोनों के जो है परिस्थिति एक सामान्य है, लेकिन कलकत्ता में जो है इतना अधिक ठंड नहीं हो पाती है। कारण क्या है? हिमालय जो है एक बैरियर का काम करता है कि वहाँ से आने वाले हवाओं को जो है रोक के उसको जो है भारत में प्रवेश करने से रोक देती है। हम समझो समुद्र तट के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में धीरे धीरे गिरावट का अनुभव जरूर करते हैं, क्योंकि समुद्र तट से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम तापमान में आपको देखने को मिलेगा कि तापमान में काफ़ी गिरावट अनुभव होगा। कहते हैं तापमान औसत प्रति जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस की दर से गिरता है, और ये सामान्य हर्ष दर कहते हैं। यानी जो ये गिरावट होती है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस की जो गिरावट दर्ज की जाती है, इसे सामान्य हर्ष दर कहते हैं। कम ऊंचाई की वायु तप्त जो है धरातल के निकट होने की धनी होने के कारण अधिक ऊंचाई की वायु से ज़्यादा गर्म हो जाती है, और यही कारण है कि शीत ऋतु में मैदानों की अपेक्षा पर्वत भाग जो है ठंडे होते चले जाते हैं। यानी देखा जाए तो शीत ऋतु में मैदानों की अपेक्षा पर्वत जो होते हैं काफ़ी ठंडे होते हैं। यहाँ ये भी बात याद रखने वाली है कि किसी स्थान पर ऊंचाई के साथ तापमान कम होने की दर दिन के विभिन्न समय, ऋतु और स्थान की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समय, ऋतु और स्थान की स्थिति के अनुसार जो है तापमान बदलती रहती है, और ये डिपेंड करता है ऊंचाई और जो है मैदानी क्षेत्र पे भी ये डिपेंड करती है।
जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो कि ऊंचाई का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये मैप साफ दिखाता है। आप देख सकते हो कि भारत का जो है यहाँ मानचित्र दिखाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे तो विश्व का ये मानचित्र है, बट इसमें भारत जो है मेन फोकस की गई है सेंटर पॉइंट पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर अगर दूसरे ग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पर तापमान के जो है बढ़ते क्रम और घटते क्रम के जो है काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है कि जैसे ये ऊंचाई क्षेत्र में जाते हैं टेम्परेचर जो है ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, और जो है अगर देखिएगा समुद्र के नीचे जाइएगा तो कम हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शा रहा है ऊंचाई के तापमान को प्रभाव को इस डायग्राम में। यदि बात करें क्वेटो और ग्लेशियस विश्व भित्ति पर एक दूसरे के निकट स्थित जो है इक्वाडोर यानी दक्षिण अमेरिका के दो नगर है, यानी क्वेटो और जो है अल्बुकर्क जो है विश्व भित्ति पर टिके हुए अमेरिका के दो नगर हैं, और इन दोनों नगरों की समुद्र तल की ऊंचाई क्रमश 2800 मीटर तथा 1200 मीटर है। ऊंचाई में विभिन्नता के कारण जो है क्वेटो का औसत जो है वार्षिक तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस जो होती है, जबकि जो है ग्वायाक्विक का जो औसत वार्षिक तापमान जो होता है 25.5 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो आप देख सकते हो कि अमेरिका के शहर में जो है दोनों शहरों में कितनी अधिक विभिन्नता देखने को मिल रहा है, और कारण क्या है? ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई विभिन्नता के कारण जो है दोनों में औसत काफ़ी तापमान में जो है अंतर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष महासागर धराएं। देखिए, महासागर भी एक कारक हो सकता है तापमान को जो है उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी। कहते हैं महासागर धाराओं में गर्म और ठंडी दो प्रकार की होती है, और गर्म धाराएं जिन तटों के साथ बहती है उन्हें जो है अपेक्षाकृत गर्म कर देती है, और ठंडी धाराएं निकटवर्ती तटों को ठंडा बना देती है। उत्तरी अंटार्कटिका ड्रिफ्ट और गर्म धाराएं के कारण उत्तरी पश्चिमी यूरोप का तट जो है सर्दियों में जमने नहीं पाता है, जबकि कनाडा का जो क्वेबेक और जो लेब्राडोर ठंडी धरातल के कारण सर्दियों में जम जाती है। यद्यपि यह उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट की अपेक्षा निम्न अक्षांशों में स्थिर होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है महासागर धाराओं के लिए। अब इसी बात को अगर हम मैप में देखें तो ये बात काफ़ी क्लैरिटी हो आ जाएगी। इस मैप में आप देख सकते हो कि जहाँ पर गर्म और ठंडी महासागर धाराओं के प्रभाव को दर्शाया गया है। गर्म धाराएं जो है डार्क जो है लकीर से दर्शाया गया है, और ठंडी धाराएं जो है यहाँ पर डॉटेड लाइन के जो है तीर के निशान से दिखाया गया है। आप समझ सकते हो कि किस तरह जो है इसकी गर्म धाराएं किस तरफ जाती है और ठंडी धाराएं किस तरफ जो है आके मुड़ जाती है। तो उत्तरी अंटार्कटिका प्रभाव में जो है गर्म धाराएं जाती है, तो ठंडी धाराएं भी आके यहाँ पर मिलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाती है। उसके पश्चात हमारा है समक्ष आया है पवने, यानी विंड्स, जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पवनों का भी बहुत काफ़ी असर देखने को मिलता है इसका फैक्टर के रूप में देखा जाए, क्योंकि हवाएं जो होती है ठंडी जलवायु लाने के लिए उत्तरदायी होती है, और पवनें एक स्थान दूसरे स्थान पर जो है उष्मा का स्थानांतरित करने के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इसके बारे में आप जो है परिवहन की अंदर भी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया भी था, जैसे मैंने कूलर का एग्जाम्पल दिया था, तो वही यहाँ पर पवन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है, और ये संभावित बात भी है। उसके पश्चात है वनस्पति आवरण। देखिए, वनस्पति आवरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है किसी भी क्षेत्र में ऊष्मा कम या अधिक के लिए, क्योंकि वनस्पति रहता है तो काफ़ी प्रोटेक्शन के रूप में उसका कार्य देखने को मिलता है। कहते हैं वनस्पति आवरण सूर्य के जो प्राप्त ऊष्मा को सोख लेती है, क्योंकि वनस्पति आवरण जो होती है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को बखूबी सोख लेती है और जो है पार्थिव विकिरणों को रोकती है। इसके विपरीत वनस्पति विहीन जो है विकिरण सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को शीघ्र सोख लेती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आया है कि इसके विपरीत वनस्पति विहीन, यानी जहाँ पर वनस्पति नहीं है वहाँ की मिट्टी जो है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को जो है सीधे सोख लेती, तभी वह बंजर बन जाती है और धीरे धीरे जो है शीघ्र ही विकसित कर लेती है। इसलिए घने वनों में तापमान में विभिन्नता मरुस्थलीय प्रदेशों की अपेक्षा कम पाई जाती है। उदाहरणतः विषमत प्रदेशों में जो है वार्षिक ताप परिसर लगभग 5 डिग्री से है, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश में यह जो है 28 डिग्री तक बढ़ जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। तो आप समझ सकते हो कि तापमान में जो है इतना उतार चढ़ाव जो होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और इसके लिए वनस्पति जो आवरण है ये कहीं हद तक जो है उत्तरदायी है। तभी कहा जाता है ना कि वनस्पति को नष्ट ना कीजिए, क्योंकि आप वनस्पति को नष्ट कीजिएगा आने वाला समय में वनस्पति आपको नष्ट कर देगा। इसलिए जितना हो सके पेड़ पौधे लगाना हर एक जो लोगों का एक कर्तव्य समझा जा सकता है। यहाँ पर देखें तो मिट्टी की प्राकृतिक भी काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर किसी भी क्षेत्र के तापमान के रिगार्डिंग।
कहते हैं मिट्टी का रंग, उसकी बनावट, संगठन किसी स्थान के तापमान को काफी प्रभावित करती है। बलुआई मिट्टी की अपेक्षा काली मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। साथ ही बलुआई जो है मृदा काली, पीली तथा चिकनी मृदा की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से जो है ऊष्मा विकृत कर देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मिट्टी भी जो है ऊष्मा के लिए जो है काफ़ी उत्तरदायी होती है। यही कारण है काली मिट्टी के क्षेत्र में तापमान की विभिन्नता कम मिलती है, जबकि बलुआई मिट्टी के क्षेत्र में जो है तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता मिलती है। समतल और चमकदार धरातल कम ऊष्मा ग्रहण करती है और शीघ्र ही विकृत कर देती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ धरातल अधिक ऊष्मा सोख लेती है और उसका विवरण जो है विकिरण धीरे धीरे करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी का भी जो है पर्यावरण में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूमि का ढाल एवं अभिमुखता, यानी मिट्टी के ढाल की दिशा और उसकी कोण सूर्य ताप की प्राप्ति के नियंत्रण करते हैं। सूर्य की ओर जो है प्रमुख के ढलान अधिक जो है सूर्य ताप प्राप्त करते हैं, जबकि सूर्य से विमुख ढाल कम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य के जो है अभिमुख ढलान अधिक जो है सूर्य ताप प्राप्त करते हैं, जबकि सूर्य से विमुख यानी विपरीत ढाल कम ऊष्मा प्राप्त करते, जनरल सी बात है। हिमालय के दक्षिण ढाल उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक गर्म है। यही कारण है कि अधिकांश बस्तियां और कृषि कार्य हिमालय के दक्षिण ढलानों पर पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। यदि यहाँ पर बात करें हम 2 पॉइंट की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समुद्र तल पर उतारे गए सामान्य तापमान वाले स्थानों की मिलने वाली मानचित्र पर सीधे गई रेखाओं को समताप रेखा कहते हैं। अक्षांश तल और जल की विषमता, उच्च ऊंचाई, महासागर, धाराएं, पवने, वनस्पति आवरण, मिट्टी की प्रकृति एवं भूमि के ढाल तथा जो है अभिमुखता धरातल पर तापमान के विवरण को काफी प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने जाते हैं। कहते संसार में तापमान को क्षैतिज वितरण को जनवरी और जुलाई महीने के समताप रेखाओं के मानचित्र द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, और इन 2 महीनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमानों के जो है ऋतुओं के अनुसार विभिन्नता उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में अधिक स्पष्ट होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जनवरी और जुलाई के महीनों से जो है इसका जो है आकलन कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो हमारे समक्ष आता है, जनवरी में तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है कि जनवरी में तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार होता है। जनवरी में सूर्य किरणें जो है मकर वृत्त के निकट लंबवत पड़ती है, यानी लंबवत पड़ती है। अंततः दक्षिण गोलार्ध में उस समय जो है ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, और इस समय दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीपों के 3 क्षेत्रों में उच्च तापमान पाए जाते हैं। ये क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी अर्जेंटीना, पूर्वी मध्य जो है अफ्रीका, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया, और इन क्षेत्रों को जो है 30 डिग्री से समताप रेखा घेरती है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय महासागरों की अपेक्षा जो है महाद्वीप अधिक ठंडे होते हैं, और इस ऋतु में उत्तरी पूर्वी जो है एशियाओं में सबसे कम तापमान पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर की वायु गर्म होती है, और इसलिए यहाँ तापमान रेखाएं जो है महाद्वीपों के पार करते समय विषुववृत्त वृत्त की ओर, एक महासागरों को पार करते हुए जो है समय ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण गोलार्ध में जो है समताप रेखाओं की स्थिति उत्तर गोलार्ध में समताप रेखाओं की स्थिति के ठीक विपरीत होती है, और ये महाद्वीपों को पार करते समय ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, और महासागरों को पार करते समय विषुववर्ती रेखाओं की ओर मुड़ना स्वाभाविक बात बनती है। दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों का विस्तार अधिक है, इसलिए यहाँ समताप रेखाएं नियमित तथा दूर दूर है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीपों का अधिक विस्तार होने के कारण अनियमित तथा आसपास है। इन्हीं कारणों से दक्षिण गोलार्धों के मध्य और उच्च अक्षांशों में भूमि और जल के बीच तापमान में अधिक विषमता नहीं मिलती है, जैसे कि विषमता उत्तरी गोलार्ध में हमें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनवरी के माह में जो है तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार दर्शाया गया है। मैप जो है मैप काफ़ी कुछ समझाने के लिए प्राप्त है।